गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के लिए मैं सबसे पहला टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के मेरे केमिस्ट्री लेक्चर में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने वेरियस टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ते समय जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो थी रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स, और उनके बिहाफ पे हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था। और उस टॉपिक के लास्ट में हमने नोटिस किया था कि ये कॉन्सेप्ट कहीं थोड़ा अधूरा है। 10th स्टैंडर्ड की नॉलेज के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को हायर लेवल पे समझना मुश्किल है, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और फाउंडेशन प्रोग्राम्स की ये नीड है कि हम हमारे नॉर्मल एक लेवल से हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और उससे थोड़ा सा ज़्यादा सीखें। तो वो सारे स्टूडेंट जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दैट इज NTSE या स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस या ओलंपियाड्स या मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की फाउंडेशन की क्लास 10 से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करके अपलोड कर रहा हूँ। तो साइंस की एक सीरीज का ये मेरा पहला टॉपिक है जो उसी रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़े हायर लेवल पर लेके जाएगा। ठीक है, पूरे लेक्चर को शुरू करने से पहले, स्टार्टिंग से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एंटायर लेक्चर को एक ही रो में सीक्वेंशियली देखिए, ठीक है, और बहुत शांत और एक ऐसे एनवायरनमेंट में इसको अच्छे से स्टडी करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो आगे टास्क में, असाइनमेंट में आएंगे, उनको हाथों हाथ आज ही सॉल्व करके और उनसे रिलेटेड डाउट्स को मुझसे डिस्कस करें सो दैट आप उसका बेस्ट यूज जो है इस लेक्चर का ले सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिडॉक्स रिएक्शन। हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें इस न्यू कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था इसकी या इस रिडॉक्स रिएक्शन के इस टॉपिक की जरूरत पड़ती क्यों है। सो द प्रॉब्लम लाइज इन व्हाट द लिमिटेशंस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट। इसे समझने के लिए इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर और वाटर बना रहा है। नाउ इफ समवन आस्क यू कि इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानिए, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर से कंपेयर करें और या फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर से कंपेयर करें और या फिर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर से कंपेयर करें, क्योंकि उनके दिमाग में जो रिडॉक्स का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का जो पुराना कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रही है, वो उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ आके अटक जाते हैं, वो दे गेट कंफ्यूज। तो दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ व्हाट कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन से अगर हमें निकलना है, अगर हमें इस कंफ्यूजन से निकलना है तो हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा। इन द सेम वे मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड ये दो चीजें बना रही है। अगेन नाउ दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि हम किसको किससे कंपेयर करें। क्या मैं वाटर को HCl से या HOCl से इससे कंपेयर करूं, या मैं क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और या फिर मैं क्लोरीन को HOCl से कंपेयर करूं। बिकॉज मेरी नजर में तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैसे ही चल रहे हैं पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। सो दिस अगेन गिव्स हेल लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर एनी स्टूडेंट जो पुराने कॉन्सेप्ट से इसे पढ़ना चाहेगा, और दिस ये आपका मोरल जो है डाउन करता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसे समझना होगा, जिसकी बिगनिंग हमने थोड़ी पहले की थी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो था। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से
जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पता होगी। उसके हिसाब से हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई होप आपको रिडक्शन की भी डेफिनेशन पता होगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दिस इज प्योरली व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट M, और ये n इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो आपको नहीं लगता कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा? सो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर अपने कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मींस इट इज ऑक्सीडेशन। ओके, ठीक इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास ये एक एनायन है जिसपे n माइनस चार्ज है। इट कुड बी एनीथिंग, चार्ज का मतलब है -1 -2 कुछ भी हो सकता है, और ये भी अपने ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और ये एक न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के कोई भी एनीवन व्हिच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, मैंने यहां पर आपके सामने कैटायन लिया है। ये पॉसिबल है कि कैटायन n इलेक्ट्रॉन्स, जितना इस पे चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और एक न्यूट्रल एक स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, ये न्यूट्रल हो जाए। तो ये भी तो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक इसी तरह से कोई एक एलिमेंट है A, और ये एलिमेंट n इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी सीक्वेंस किसको इंडिकेट कर रही है, रिडक्शन को। तो मैंने अभी आपको आपके इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक बहुत रफ आइडिया दिया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई न्यूट्रल स्पीशीज कैटायन में या कोई एनायन न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज प्योरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक इसी तरह से किसी कैटायन को न्यूट्रल स्पीशीज में या एलिमेंट को एनायन में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा दिख सकता है, ठीक है ना। 9th स्टैंडर्ड में हमने एलिमेंट को उनके कैटायंस में या एनायंस में से कन्वर्ट होते हुए देखा है, तो हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, है ना, कुछ थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी केमिकल स्पीशीज विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज व्हाट, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, रिडक्टेंट भी कहते हैं। ये मैं आपकी पुरानी नॉलेज ही आपको रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने नया कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई केमिकल स्पीशीज विच इज अंडरगोइंग व्हाट, reduction, this is undergoing reduction, then we call it what, oxidizing agent, या हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। हमें ये ध्यान रखना होगा, जो हमने पहले पढ़ रखा है, कि ऑक्सीडेशन अकेला और रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो डेफिनेटली इसी समय कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे गो हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलते हैं। If oxidation is occurred, ठीक है, तो रिडक्शन हाथों हाथ होगा। फॉर इंस्टेंस आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाया है, ये कैटायन बनाया, ये वाली स्पीशीज, ये वाली पोजीशन हो गई, और दूसरी तरफ क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्लोराइड आयन बना रहा है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकती। अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह से साथ साथ चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये देखा, हमारे पुराने कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था। और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने इस नए कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो नई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट करने की कोशिश की। अब यहां से स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है, और वो क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है कि अगर मुझे सिर्फ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही समझना है, अगर सिर्फ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही समझना है, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना है तो इसका मतलब मुझे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कहां तक रेस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, आयनिक कंपाउंड्स तक रेस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। इफ आई एम स्टडीइंग लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थ्रू विच आई एम स्टडीइंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो मुझे इसका मतलब अपनी स्टडीज को आयनिक कंपाउंड्स तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी भी हमने एग्जांपल किसका लिया था, ये एक आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया है, ये आयंस बन रहे हैं। तो क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट
जिसे आयनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ना है, क्या मैं मानूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक रियल कॉन्सेप्ट है? दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो आयनिक नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनके लिए मैं इस लॉस और गेन को कैसे रिलेट करूं? तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा इमेजिनरी लेवल पर ले जाना पड़ेगा। ये भी हम समझेंगे कैसे है, लेकिन एक एग्जांपल मैं पहले आपको दे देता हूं कि मैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में कैसे बात कर रहा हूं। देखिए, एक आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कैसे? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 and 7। इज इट ओके? अब इसका मतलब सोडियम क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये वाला ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और बना लेगा सोडियम का कैटायन। आपको नहीं लगता कि ये ऑक्सीडेशन है? ओके। और इसी तरह से क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बनाएगा? वो क्लोराइड आयन बनाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये रिडक्शन है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ और एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में मुझे कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और हाइड्रोजन में केवल 1 और क्लोरीन में कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8 और 7। अब यहाँ कोई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। कैसे? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन तो क्या करता है? वो यहाँ से इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है और क्लोरीन अपनी तरफ से ये 7 और ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो मुझे बताइए ना कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ क्या? नहीं। क्या कोई इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो मैं अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई करूँ? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं कैसे अप्लाई करूँ? तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए इसी प्रोसेस को, इसी तरह से इस शेयरिंग को यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के इमेजिनरी लेवल पर ले जाना जरूरी है। तब जाके हम रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए कैसे वर्क करेगा, इसे समझने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड करना होगा और वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को समझने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें यहाँ समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, उससे समझाऊंगा। पहले मैं एग्जांपल आपको सामने लूंगा, फिर हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो अभी हम इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने 2 चीजें ले रहा हूं। पहली चीज मेरे सामने जो है वो है दैट इज क्लोरीन, डाइक्लोरीन इनफैक्ट, और दूसरी जो मैंने अभी अभी आपके सामने बात की थी दैट इज HCl। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जब हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ा था। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कैपेसिटी जो है, उसकी जो सीक्वेंस है वो भी हमने डिस्कस की थी। और ये जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से थी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन सल्फर, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के बाद में सबसे आखिर में हमने कैसे लिया था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम इस क्लोरीन वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहले क्लोरीन क्या है? तो देखिए, क्लोरीन का ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। तो ये पहला क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा है अभी थोड़े टाइम पहले, हमने देखा कि
जो है क्लोरीन के आउटर मोशन में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, और 17 का मतलब 287, यानी क्लोरीन के आउटर मोशन में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 और ये 8 ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर हुए, और ये 7 और ये इलेक्ट्रॉन 8 ऐसे शेयर हुए। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये कहलाता है शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज नोन एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करीब करीब ये सिचुएशन यहाँ है, बस फर्क ये है कि यहाँ हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, हालांकि इलेक्ट्रॉन सारे एक से होते हैं, और यहाँ ये वही 7 इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन के होते हैं वो मैंने बना दी। अब हाइड्रोजन अपना यहाँ ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है, और यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। इज इट ओके? और ये यहाँ पर क्या हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इज इट ओके? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या समझना है जरा ध्यान से देखिए, जो हम पहले समझ चुके हैं कहीं पर, उसी को मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दोनों साइड, यहाँ और यहाँ, जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, सेम है, सेम एटम्स हैं। इसका मतलब दोनों तरफ के जो न्यूक्लियस है वो भी सेम है, और न्यूक्लियस सेम होने से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर लगने वाला दोनों साइड से, इधर और इधर लगने वाला जो पुल है वो इक्वल होगा। इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, वो इनके बीच में ही रहेगा। ठीक है ना? तो एक सिमेट्रिकली वो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट HCl, तो आप नोटिस करें हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्लोरीन के न्यूक्लियस से छोटा है, क्लोरीन का न्यूक्लियस इससे बहुत बड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस एज कंपेयर टू दिस। तो आपको नहीं लगता कि क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने लगेगा, थोड़ा पुल करने लगेगा? इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा, नाम दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने नाम जो दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लालच रखना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना। तो क्लोरीन में ये टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन बेचारा इसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पा रहा है, हाइड्रोजन में ये टेंडेंसी कैसी है, काफी कम है। तो हाइड्रोजन इसको जो है वो पुल नहीं कर पा रहा है, इसमें कम है, जबकि क्लोरीन में ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने लगे? बस ये जो शिफ्टिंग है, ये जो शिफ्टिंग है क्लोरीन की तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो शिफ्टिंग है, इट इज अज्यूम्ड एज, दिस इज व्हाट अज्यूम्ड एज लॉस, सॉरी अज्यूम्ड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अज्यूम कर लिया जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह, और जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह अज्यूम किया तो हम क्या मान लेंगे, इसे रिडक्शन मान लेंगे। और इसी तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है तो इसको अज्यूम कर लिया जाएगा क्या, इसे अज्यूम कर लिया जाएगा अज्यूम्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक कोवेलेंट कंपाउंड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर का हमने क्या मान लिया है, हमने ये मान लिया है, हमने अजम्पशन ले लिया है कि इट बिलोंग्स, दिस बिलोंग्स टू एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब हम ये मान लेते हैं कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट को ही बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली हमें इलेक्ट्रॉन की क्या शिफ्टिंग अज्यूम करनी पड़ती है, और वो शिफ्टिंग की वजह से हमारे सामने लॉस और गेन दोनों केसेस आ जाते हैं। तो अगर आपको इस इमेजिनरी लॉस, इस इमेजिनरी लॉस और इस इमेजिनरी गेन को समझना है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो इनके बीच में है, और आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा करते ही वो जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन ये कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो क्या है, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। हालांकि ये बिगनिंग है, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, हम इसके लिए कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन हमने क्या समझा, हमने देखा कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, सी दिस, इस आयनिक कंपाउंड के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट कैसा था, बिल्कुल रियल था। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर HCl में किस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ हमने अज्यूम किए
ये शिफ्टिंग हमने अज्यूम की कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो शिफ्टिंग जो हमने अज्यूम की है, शिफ्टिंग से ही हम इसको क्या करते हैं, लॉस और गेन के इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। अब इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के लिए जो लॉस और गेन से, ठीक है ना, जो लॉस और गेन के लिए जो टर्म हमें सामने लेनी है वो टर्म कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने अज्यूम किया है गेन और लॉस की तरफ। उस नंबर को इंडिकेट करने के लिए ये टर्म हमने लिया ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दिस ओके? इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी समझा रहा हूं, लेकिन पहले ऑक्सीडेशन नंबर की एक बार डेफिनेशन और इसे समझने के लिए कुछ बेसिक रूल समझने होंगे। पहले मैं बहुत बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आपको समझा दूं कि ये पूरी तरह से अज्यूम्ड लॉस और अज्यूम्ड गेन है। अगर कहीं पर ये अज्यूम्ड लॉस आपको दिख रहा है तो ये लॉस जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के लॉस की तरह से ही लिया जाना चाहिए, और इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और अगर कहीं पर ये इलेक्ट्रॉन गेन होते दिखाई दे रहे हैं तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहां मैं इस ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट को अब आपके सामने समझा रहा हूं। पहले डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स, ये आपको बताता है क्या, द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो इमेजिनरी लॉस और गेन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, इन अ कंपाउंड। जब कोई एलिमेंट हम किसी कंपाउंड में, जैसे अभी हमने क्लोरीन को HCl के अंदर अज्यूम किया था, तो ये उस एलिमेंट को उसके कंपाउंड स्टेट में, ठीक है ना, सर्टेन फॉर्मुलेटेड रूल्स के बिहाफ पे उसके ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अज्यूम्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और अज्यूम्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। टेक्निकली जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमने अभी अभी देखा उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपको इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको एक इमेजिनरी अज्यूम्ड स्टेट में लेके चल रही है, जिसमें एक एलिमेंट जैसे क्लोरीन जो अपने कंपाउंड में, दैट इज NaCl, उस कंपाउंड में हमने जो अज्यूम्ड लॉस और गेन जो हमने इलेक्ट्रॉन का लिया था, ये उससे उसको रिलेट करके, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने की एक फॉर्मुलेटेड रूल्स के पैटर्न के हिसाब से। अब वो रूल्स क्या है वो मैं आपके सामने ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला रूल जो है वो ये कि किसी भी एलिमेंट के लिए अपनी एलिमेंटल स्टेट में, कौन सी स्टेट में, अपनी एलिमेंटल स्टेट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंटल स्टेट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी, दैट इज कंसिडर्ड 0। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है पोटेशियम, मेरे पास है कैल्शियम, ये मेटल्स की एलिमेंटल स्टेट है। हो सकता है मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास हो सकता है P4 फास्फोरस, मेरे पास है S8, मेरे पास कार्बन, कोई भी एलिमेंट, ये अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी। कोई भी एलिमेंट जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे अभी हमने क्लोरीन में नहीं देखा था, क्लोरीन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे दोनों के बीच में, ना इधर गए ना उधर गए दोनों में से, तो उस समय पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो जब एलिमेंट के अपनी या तो वो नेटिव स्टेट में है या उसके चारों तरफ सारे एलिमेंट्स ही एक से हैं, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर शिफ्ट नहीं होता, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या माना है, 0 माना है। अदरवाइज हाइड्रोजन अगर अपने हाइड्राइड्स में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाती है, -1। जैसे हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड्स का मतलब, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड, ये इसका हाइड्राइड है। आई होप आप समझते होंगे, हाइड्राइड का मतलब होता है जहां पर हाइड्रोजन अपने इस वाली फॉर्म में हो, H- एनायन के फॉर्म में हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान ली जाती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 मान ली जाती है। अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरा हाइड्राइड लेता हूँ, जैसे मैग्नीशियम का हाइड्राइड ले लिया मैंने, या मैंने कैल्शियम का हाइड्राइड ले लिया,
किसी भी हाइड्राइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होती है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर, यानी हर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। अगर हाइड्रोजन अपने से ज्यादा, इफ हाइड्रोजन इज विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऐसे में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले ली जाती है, +1 ले ली जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन को HCl के साथ लिया है, अब क्लोरीन ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले ली जाएगी, +1 ले ली जाएगी। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मोर और लेस द सेम थिंग, बस फर्क कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, सिंगल एटम के लिए, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया वाटर, तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी, +1, ठीक है ना, ध्यान रखना +1 पर एटम। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स बताऊंगा, शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि क्या चल रहा है, ये क्यों है, इसका क्या मीनिंग है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी देर बाद ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जब तक सारे रूल्स कंप्लीट नहीं होते, इसे पेशेंटली लाइन से एक एक करके देखें। आई रिपीट, किसी भी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। ये एलिमेंट्स हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड की फॉर्म में उसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, लेकिन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पॉजिटिव। नाउ हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, वो ऑक्सीडेशन नंबर्स किस तरह से होंगे वो हम अभी देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूं ऑक्सीजन अगर अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, किसी भी ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है -2। अब ऑक्साइड का क्या मतलब है, से फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, से फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, से फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब ऑक्साइड्स हैं। और इन सब ऑक्साइड्स में हर ऑक्सीजन, इंडिविजुअल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। ध्यान रखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है जिसमें हर एक की -2 है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, -2 है। मान लीजिए कोई कहता नहीं मेरे पास तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो भी हर एक ऑक्सीजन की -2। लेकिन अगर ऑक्सीजन अपने परऑक्साइड में आ जाए, ऑक्साइड की जगह परऑक्साइड में आ जाए, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। अब ऐसे परऑक्साइड आपने कम पढ़े हैं, ऐसे परऑक्साइड हैं जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे सोडियम परऑक्साइड, ये परऑक्साइड आपने नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं। तो वो परऑक्साइड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कहाँ, अब स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन हो सकता नहीं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ऑक्साइड कहाँ है, परऑक्साइड कहाँ है, कौन सी ऑक्सीजन ऑक्साइड है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ठीक है, विल हेल्प यू। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस नहीं होगी, तब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हमने सीक्वेंस देखी थी, आई होप आपको याद होगी। दिस इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ध्यान है ना। तो अगर आपको ध्यान हो तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए मैंने इस कंपाउंड का नाम क्या दिया, आपने नोटिस किया नहीं किया, मैंने इसका नाम दिया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, ओके। और अगर मैं मान लीजिए आपसे कहता हूं मेरे पास है Cl2O, देखिए क्लोरीन यहां है, इस बार ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी, नेगेटिव। लेकिन जब यहां ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। कितनी होगी वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन हो। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, कैन यू बिलीव इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरो ऑक्साइड। और से देखिए ये भी एक हेलोजन है क्लोरीन, और ये भी एक हेलोजन है फ्लोरीन। यहां ऑक्सीजन को बाद में लिखा गया है और नाम में भी इसको क्या यूज किया गया है, ऑक्साइड। और यहां पर ऑक्सीजन को पहले लिखा गया है और इसे नाम दिया गया है डाइफ्लोराइड। ये ऑक्साइड नहीं है यहां पर, ये फ्लोराइड। इससे ये भी चीज क्लियर होती है कि कंपाउंड के नेम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इस सीक्वेंस पर बेस्ड है। इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव है, ठीक है ना। खैर छोड़िए, ये भी आगे और समझने की कोशिश है, ये हम बाद में और देखेंगे। लेकिन आप इस फैक्ट को यहां ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन अगर अपने
ऑक्साइड की फॉर्म में है, ऑक्सीजन अगर अपने ऑक्साइड की फॉर्म में है तो -2, जैसे ये एग्जांपल्स, ठीक है। अगर पेरोक्साइड की फॉर्म में है तो -1, ठीक है, ये एग्जांपल्स। और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, जैसे फ्लोरीन, तो इसको हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को और वैलेंसी को मिक्स मत कीजिएगा, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वैलेंसी एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो ये आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, गेन हुए हैं, शेयर हुए हैं, कितने हुए हैं। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो एलिमेंट के कंपाउंड्स के साथ आने पर बदलता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होंगे जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी एग्जैक्टली सेम आएंगी। जैसे यहां था, हमने देखा ये सेम था, लेकिन फिर आगे ये बदल गया। लेकिन कुछ जगहों पर तो ये बिल्कुल फिक्स ही होंगी, नहीं बदलेंगी, ठीक है ना। वो कौन सी जगह हैं जहां वैलेंसी बिल्कुल सेम चलेंगी ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो भी हम देखेंगे। और जहां पर ये बदल जाएंगी, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट के रूल्स रेगुलेशन समझते समय आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। जब हमें हमारे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए, कॉन्सेप्ट को अपने दूसरे पुराने कॉन्सेप्ट से और बेटर करने के लिए और नॉलेज एक्वायर करनी होती है, और नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंटली चीजों को हैंडल करना होता है। तो हम अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सब्सटेंस है दैट इज हैलोजन। हैलोजन को हम जनरली इस तरह से शो करते हैं, X2। ये हैलोजन है, और इस हैलोजन की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इनकी एलिमेंटल स्टेट है, ठीक है ना, एलिमेंटल स्टेट है। लेकिन आपसे कहा हैलोजन अगर अपने हैलाइड की फॉर्म में, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। हैलाइड का मतलब होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इस वाली किसी भी स्टेट में, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड, मैं कहता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड, मैं कहता हूं पोटेशियम क्लोराइड, मैं कहता हूं सिल्वर ब्रोमाइड, इनमें से किसी भी केस में ये सब क्या है? ये सब अपने हैलाइड फॉर्म में है, और हैलाइड फॉर्म में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर -1। लेकिन कोई हैलोजन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव की जगह पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि क्लोरीन किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ। याद कीजिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या देखा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से देखा है ना। अगर मैं इन्हें देखूं तो अब क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव। लेकिन अगर ये क्लोराइड फॉर्म में है, दिस इज क्लोराइड, देन इट इज व्हाट? नेगेटिव। यहां इस क्लोरीन को देखिए, देन इट इज नेगेटिव, ठीक है। कभी कभी कुछ कंपाउंड्स में दोनों ही हैलोजन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ClF3, अब इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये होगा नेगेटिव, और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अभी धीरे धीरे कुछ और एग्जांपल्स लेके हम समझेंगे, वैल्यू क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे इनकी। लेकिन ये कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव होगा ये समझना जरूरी, ठीक है ना। ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव से ही आपको समझ में आएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है, और उसी से आपको समझ में आएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। खैर, नेक्स्ट लेते हैं सल्फर। अगर अपने सल्फाइड की फॉर्म में है, अगर सल्फर अपने सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाती है? -2। जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, इनमें से किसी भी में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी? -2 ली जाएगी। इट इज फिक्स्ड। तो कुछ एलिमेंट्स में आप देखिए, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, जैसे हेलोजन हैलाइड में -1, सल्फर सल्फाइड में -2, अभी पहले आपको बताई थी ऑक्सीजन ऑक्साइड में। ऐसे में कई जगहों पर तो मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैं सिर्फ प्लस और माइनस करके बता रहा हूं, क्योंकि वो वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, वो आप अपने आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, अब हम आते हैं मेटल्स के लिए, और मेटल्स में हमने दो ग्रुप लिए हैं। सबसे पहला है एल्कली मेटल। पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल का मतलब होता है जो सबसे फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, एंड आई होप सबसे फर्स्ट ग्रुप के एग्जांपल्स आपको पता होंगे। सबसे फर्स्ट ग्रुप के एग्जांपल हैं जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आपने देख रखे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के हैं दैट इज सोडियम, पोटेशियम,
रुबीडियम, सीजियम, ये सब, लेकिन किस में? इनके कंपाउंड्स में, एलिमेंटल स्टेट में नहीं, कंपाउंड्स में। जब ये अपने कंपाउंड्स के स्टेट में होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाती है? +1 ली जाती है। इसी तरह से अगर कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में है, दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है ये ग्रुप 2 है, दिस इज ग्रुप 2, और ग्रुप 2 होने पर ऐसी सिचुएशन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाती है? +2 ली जाती है। अब इसमें कौन कौन है? जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे स्ट्रॉन्शियम है, जैसे बेरियम है, ये सब अपने कंपाउंड की फॉर्म में अगर होंगे, एलिमेंटल स्टेट में नहीं, कंपाउंड की फॉर्म में होंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी? +2। जैसे सोडियम का कंपाउंड क्या होगा? जैसे सोडियम का कंपाउंड मान लीजिए NaCl है, या मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड है, अपने कंपाउंड की स्टेट में जब भी होंगे तो +1 ली जाएगी। इसी तरह से कैल्शियम, जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में हुआ, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाएगी? +2 ली जाएगी। एलिमेंटल स्टेट में तो 0 ही होती है, आपको पता है ना, बिल्कुल सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होती है। इसी तरह से अगर हम किसी कैटायन में जाते हैं, ठीक है ना, कैटायन में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव, और एनायन में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कैटायन है, से जिंक कैटायन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, और मान लीजिए मेरे पास कोई एनायन है, से मान लीजिए मेरे पास नाइट्राइड एनायन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव ली जाएगी। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से शो होती है, ठीक है। तो कुछ और रूल्स हमारे सामने आए। इस बार जो रूल्स आए वो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, और कैटायंस और एनायंस के लिए रूल्स हमारे सामने आए। इज दिस ओके? तो ये रूल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स स्विच ओवर टू आवर नेक्स्ट रूल। कभी कभी हमारे पास जो कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड्स को हमने उनकी बाइनरी स्टेट में हमें समझना होगा। बाइनरी स्टेट का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये 2 एलिमेंट में अगर मान लीजिए एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीडेशन नंबर की क्या कंडीशन होगी? तो अगर हमारा जो कंपाउंड है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बना है, तो मेटल वाले केस में जो मेटल वाला पार्ट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव, और नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव, और क्लोराइड सोडियम की और इसकी क्लोरीन की क्या ली जाएगी? नेगेटिव। मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल के तौर पे इस बार है पोटेशियम और सल्फाइड, ठीक है ना, तो इसकी पोटेशियम की क्या ली जाएगी? पॉजिटिव, और सल्फर की क्या ली जाएगी? नेगेटिव। या फिर मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मेटल मैग्नीशियम पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो है इसकी क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मेरे पास जो बाइनरी कंपाउंड है उसमें मेटल है ही नहीं, मेरे पास तो दोनों नॉन मेटल, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है उसकी ली जाएगी नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है ये नॉन मेटल है उसकी क्या ली जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। फॉर इंस्टेंस जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, वापस वो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन और ऑक्सीजन, और इसे देखने के लिए वापस दोनों नॉन मेटल है, दैट इज वही मैं आपके सामने ले रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ये बार बार काम में आएगा, ठीक है ना, इसलिए हम बार बार इसको लिख रहे हैं ताकि थोड़ी देर में ही आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, इसकी तो वैल्यू ली जाएगी क्या? पॉजिटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी? नेगेटिव। तो ये कुछ और रूल्स जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है मेरे पास आयंस तो हैं, लेकिन कैसे हैं? वो पूरे चार्ज रेडिकल्स की फॉर्म में। चार्ज रेडिकल की फॉर्म का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास है से नाइट्रेट आयन, मान लीजिए कोई मेरे से कहता है नहीं मेरे पास है कार्बोनेट आयन, कोई मुझसे कहता है नहीं मेरे पास तो है अमोनियम आयन, ये तो पूरे चार्ज रेडिकल्स ये आयंस हैं। ऐसी सिचुएशन में जो आपको रूल ध्यान रखना है वो ये कि इसमें तो एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है उसका सबका सम टोटल, दैट इज व्हाट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा चार्ज ओवर आयन, ये आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होगा। यानी एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं, NO3 माइनस की बात करूं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए जो भी इनका वैल्यूज होंगी ऑक्सीडेशन नंबर की, इनका सम टोटल किसके बराबर होगा? -1, दिस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है।
लेकिन अगर यही कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता, न्यूट्रल कंपाउंड होने का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास होता कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए मेरे पास होता सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह के, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम टोटल जो है कंस्टिट्यूएंट का, वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये टोटल 0 होगा। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फिर इसी में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन, अगर मैं इन सबको जोड़ लूंगा, हाइड्रोजन की ले ली, फिर सल्फर की ले ली, फिर ऑक्सीजन की ले ली, इन सबको सम टोटल करूंगा तो क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। ठीक है ना, ये लास्ट रूल था जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये चार्ज रेडिकल के लिए और न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए। और एक लास्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है, वो रिमेंबर क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, आई एम सॉरी, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है और ये 0 भी हो सकती है। अब इन सारे रूल्स को मैं आपसे कहूंगा कि यहां आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे और रिवाइंड करने के बाद एक एक रूल को फिर से सुनेंगे और एक एक रूल को फिर से सुनेंगे, देखेंगे, उन्हें से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम इन रूल्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे रूल्स जो जहां से शुरू हुए हैं उन रूल्स को आप रिवाइंड करके एक बार पहले देखें और अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को समझें। देखिए, जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमने यहां अब हमें यूज करना है लॉस और गेन का, वो कैसे अप्लाई होगा उसे ध्यान से समझिए। एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब है एक्सटेंट ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली व्हाट, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द अज्यूम्ड माइग्रेशन, कि इलेक्ट्रॉन का अज्यूम्ड माइग्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का कितना हुआ, कब, जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट से यानी फ्री स्टेट से किसमें कन्वर्ट हुआ, कंपाउंड स्टेट में। तो कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट से कंपाउंड स्टेट में जाते समय कोवेलेंट शेयरिंग कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसने इलेक्ट्रॉन्स का कितना इमेजिनरी शिफ्ट किया, उसी से हम वहां पर लॉस और गेन को अज्यूम करते हैं। जब जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, जब जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, हम ये मानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और जब जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मानेंगे, नेगेटिव में इंक्रीज हुआ है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, सोडियम कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस, यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एलिमेंटल स्टेट में हम क्या मानते हैं, 0, और यहां क्या हो गया, +1, क्या इंक्रीज हुआ पॉजिटिवली। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास है फेरस और ये कन्वर्ट हुआ है फेरिक में, ये आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये है +3, इंक्रीज हुआ, कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इसी तरह से सोडियम ने भी जब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा। ओके, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गया, क्लोरीन। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी, -1, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एलिमेंटल स्टेट आती है 0। तो आप नोटिस कीजिए, कभी भी जब भी कभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी कभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। 0 से पॉजिटिव, पॉजिटिव से और पॉजिटिव और नेगेटिव से 0, सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं सब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर उस समय नेगेटिव में इंक्रीज होगी। लेट्स सी, अगर मान लीजिए मेरे पास फ्लोरीन है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके और बनाता है फ्लोराइड आयन, क्या लगता है आपको कि नेगेटिव में इंक्रीज हुई है ना। मान लीजिए मेरे पास है पेरोक्साइड आयन और पेरोक्साइड आयन ने भी एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या बनाया, ऑक्साइड आयन, यानी न्यूट्रल से ये 0 से -1, यहां पर ये -1 से -2 और नेगेटिव। और या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है मैग्नीशियम आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे में ये +2 और +2 से कन्वर्ट हुआ है कहां पर, 0। तो पॉजिटिव से 0 पर जाना ये भी तो क्या है, नेगेटिव इंक्रीज है। 0 से नेगेटिव पर आना डेफिनेटली नेगेटिव है, और नेगेटिव का और नेगेटिव होना -1 से -2, ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से किसको इंडिकेट कर रहा है, रिडक्शन को, और क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को, इजंट इट।
तो अगर आपको कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज पता लग जाए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर आपको ये पता लग जाए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इससे अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लग जाए, तो फिर आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो बता सकते हो। तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा ना, हमें सिर्फ यही पता लगाना। ओके फाइन, अब बिना देर किए इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये मेरे सामने कंपाउंड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो रूल्स हमने पहले पढ़े हैं वो रूल्स यहाँ पर कितने सही तरीके से हम अप्लाई कर सकें। और रूल्स को अप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। सपोज मुझसे यहाँ पर किसी ने कहा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। अब मैं रूल को कैसे अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन जब भी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है, रूल याद कीजिए, तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +1। यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो हर एक हाइड्रोजन के लिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर को +1 माना जाता है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन के लिए अगर +1 माना जा रहा है, अगर वो अपने, ठीक है ना, उसके साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, +2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता, मुझे पता लगाना है, तो मैं इसे मान लेता हूं X। और क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो इन सबका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कहलाएगी -2। तो क्या मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली, दैट इज -2। ओके, अब यहां अप्लाई करते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं, इस बार आप हाइड्रोजन की कैलकुलेट कीजिए। हाइड्रोजन को अंडरलाइन किया है, तो ये क्या है, ये ऑक्साइड है। और ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड की फॉर्म में हमेशा क्या होती है, -2। हाइड्रोजन की पता लगानी है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X, लेकिन यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2X। अब ये पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 2X बराबर हो गया +2, तो X बराबर क्या हो जाएगा, +1। देख लीजिए, हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में क्या आ रही है, +1। हो गई ना बात प्रूव। इसी तरह से यहां चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, पहले देखिए ये क्या है, बिल्कुल ठीक, ये न्यूट्रल है, यानी टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल वैल्यू होनी चाहिए 0। हमें किसका पता लगाना है, सपोज हमें सल्फर का पता लगाना है, तो सल्फर अकेला एलिमेंट है, तो हम क्या लेंगे, केवल X। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। तो 2 ऑक्सीजन, ये तो 1 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, -4। मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब मैं इसे वापस से रिसॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा X -4 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +4। तो यानी यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। स्टूडेंट कहता नहीं, मान लीजिए मेरे पास होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिग डील, ट्राई करके देख लेते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ओके, क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए वैल्यू क्या हो गई, 0। सल्फर के लिए पता लगानी है ना, तो सल्फर की वैल्यू क्या लेंगे, X। प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है ऑक्साइड में, -2, तो क्या हो गई, -6। X की वैल्यू क्या है, अब निकाल ली है, -6 वहां जाके हो गई +6। तो यहां पर सल्फर की क्या हो गई, +6। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये एलिमेंट टू एलिमेंट क्या हो सकती है, कंपाउंड टू कंपाउंड किसी एक एलिमेंट की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां सल्फर की +6। अब इधर आइए, बताइए, ये क्लोरीन, क्लोरीन अपनी कौन सी फॉर्म में है, क्लोरीन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। तो एलिमेंटल फॉर्म में होने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू होगी 0। लेकिन यहाँ ये कंपाउंड है, और हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए यहां मुझे क्लोरीन लेना है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए वैल्यू होती है +1। मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी है X, और टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0। तो X की वैल्यू क्या आ गई, -1, यानी यहाँ ये क्लोरीन क्या है, -1। और सही बात है, क्लोरीन क्या है, क्लोराइड। याद कीजिए, किसी भी हैलाइड में -1 होती है, रूल चेक कीजिए पीछे वापस जाकर। ठीक है, अब आ जाइए HOCl पे, ऑक्सीजन, क्लोरीन। मान लीजिए मेरे से कहा जाता है यहाँ क्लोरीन की बताइए, हाइड्रोजन अपने से किसी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए +1, ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2, यहां मैं पहले प्लस लगा रहा हूं फिर लिख रहा हूं -2। क्लोरीन के लिए मैं वैल्यू ले रहा हूं प्लस लगा के X, और टोटल ये न्यूट्रल कंपाउंड है या नहीं भाई, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसे रीराइट करते हैं, +1 और -2, यानी यहां पर क्या बचा, -1 प्लस X = 0। तो बताइए X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू आ जाएगी +1। नाउ सी दिस डिफरेंस, यही क्लोरीन सेम एलिमेंट यहां है 0, यहां ये क्लोरीन है -1,
और यहाँ ये क्लोरीन, सेम क्लोरीन क्या आ गया, +1 आ गया। तो कैन यू सी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सब्सटेंस टू सब्सटेंस, कंपाउंड टू कंपाउंड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया में, नाइट्रोजन अमोनियम आयन में, और ये दिस इज हाइड्रोजीन N2H4। हम इन 3 जगहों पर इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में क्या होती है, बताइए क्या होती है वैल्यू, +1। और कितनी हाइड्रोजन है, 3 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, +3। नाइट्रोजन की हम क्या लेंगे, x, न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या वैल्यू लेंगे, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, x की वैल्यू हो जाएगी -3। ओके, इधर आइए, इसको देखते हैं। नाइट्रोजन को लेते हैं x, हाइड्रोजन +1, और +1 का मतलब हो गया +4, लेकिन इस बार ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, इसकी वैल्यू है +1, तो हम यहां पर वैल्यू क्या लेंगे, +1 टोटल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अगेन यहां देखिए, यहां हमें नाइट्रोजन के लिए निकालना है, नाइट्रोजन अकेला नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2x, 2 है। और हाइड्रोजन की +1 होती है इंडिविजुअल में, है ना, अगर ये अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में, तो अब 4 है तो हम क्या ले लेंगे, 4x, और ये क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, 4, माय फॉल्ट, 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो कैन यू सी नाइट्रोजन की वैल्यू यहां और यहां बदल गई है, कैन यू सी दिस, ठीक है। तो हम ऐसे और एग्जांपल्स लेके इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए हम ट्राई करके देखते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं लेता हूं एक एग्जांपल आपके सामने, H2SO4, और मैं आपसे कहता हूं इसमें सल्फर की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए, हाइड्रोजन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, +1, तो +1 के हिसाब से क्या हो गई है, +2, ठीक है। सल्फर की वैल्यू निकलनी है, सल्फर को हम क्या ले लेंगे, x, और ऑक्सीजन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं -1, इसकी हमने वैल्यू ले ली थी +1, और इसको हमें निकालना है, यही है ना। तो हाइड्रोजन के लिए तो हमने ले लिया 2, सल्फर के लिए हमने ले लिया x, और ऑक्सीजन के लिए हम क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे -8, और क्योंकि न्यूट्रल है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बताइए क्या हो गया, ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +6। तो यहां सल्फर की वैल्यू +6। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई दूसरी चीज होती, जैसे मान लीजिए ये होता K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए रूल्स, आप जब स्टार्टिंग में रूल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एल्कली मेटल, कोई भी एल्कली मेटल, ठीक है ना, अपने कंपाउंड में होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है क्या ली जाती है, +1। ये सब आपको रूल्स देखने पर याद आ जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम +1, मान लीजिए आपको यहां पर क्रोमियम के लिए कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीजन अपनी कौन सी फॉर्म में है, ऑक्साइड में, तो -2, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, ये क्या हो गया, 2 +1 के हिसाब से दिस विल बी +2। ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 2x, क्योंकि 2 है ये क्रोमियम, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस यहाँ पर आ गया -14, और टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0 अगेन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x -12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, +12, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +6। इज दिस ओके? आप किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन में मेरे से किसी ने कह दिया कि मुझे कार्बन के लिए पता लगाना, तो बताइए कैसे करेंगे। इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं ऑक्सीजन इज -2, तो ये हो गया -6, और ये है आयन है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो ये वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, -2। x की वैल्यू x -6 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +4, इजंट इट। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे अब इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसको एक बार जो है वो पॉज करके देखेंगे, और मैं वहां से अब इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करूंगा जहां हमने बात शुरू की थी स्टार्टिंग में। आपको ध्यान है हमने स्टार्टिंग में कहां बात शुरू की थी, याद कीजिए। हमने स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ इक्वेशंस ली थी, और हमने नोटिस किया था कि हमारा जो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है वो वहां पर वर्क नहीं कर रहा था। तो अब हमें यही देखना है कि जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे कितना काम में आ सकता है, ठीक है ना।
तो वो जो हमने सीखा है उसको अगर मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे, और उसके लिए मुझे मेरी पुरानी इक्वेशंस फिर से जो है वापस यहाँ आपके सामने लाके और जो मैंने पढ़ाया आपको उस कॉन्सेप्ट को जो है वो यहाँ पर अप्लाई करके देखना होगा। तो क्या आप इस जो कुछ आपने पढ़ा है उसके लिए, उस एप्लीकेशन को सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? लेट्स सी कि क्या हम उसे। So now as you have learnt of calculating the oxidation state and oxidation number, now is the time to apply your knowledge. अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सब हमने एग्जैक्टली क्यों पढ़ा है। ठीक है, तो हम वहीं चलते हैं जहां से हमने आज के लेक्चर की शुरुआत की थी। ओके, तो हियर कम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको ध्यान होगा पहली इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और प्रॉब्लम यही थी कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सी इसमें स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। ओके, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नाउ इट इज वेरी इजी, अगर हम इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लें, जैसा अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, अगर हमें वो कैलकुलेट करना आता है तो हम इनकी हर एक की एलिमेंट की इंडिविजुअल एक एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। जैसे H2S में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी कैलकुलेट की थी, दैट वाज +1। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फाइड में -2। यहां सल्फर की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट आप पीछे जाके देख सकते हैं, दैट वुड बी +4। ऑक्सीजन की हमने कैलकुलेट की थी -2। ये सल्फर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, दैट वुड बी 0। हाइड्रोजन अगेन +1 एंड ऑक्सीजन -2। मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम है। हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के साथ में +1 होता है, ठीक है ना। तो हमने इंडिविजुअल एक एटम के लिए ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड स्टेट में, सल्फर एलिमेंटल स्टेट में 0। यहाँ ऑक्सीजन को हमने -2 माना था ऑक्साइड में, तो ये -2 से -4 और ये हिसाब से हो गया +4, क्योंकि ये टोटल न्यूट्रल होता है। आई होप आपको सब ध्यान है अभी जो हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद में जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है उन्हें हटा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहां पर भी +1 है और यहां पर भी +1 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुई, तो हटा देते हैं इसको, इसका कोई मतलब नहीं, यूजलेस। ठीक है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन यहां भी -2 है और यहां पर भी -2 है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंज नहीं होने का मतलब ना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। तो अगर हमें रेडॉक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन ही तो देखना है। नाउ लेट्स सी, यहां हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं यहां, अब बाकी तो कुछ बचा नहीं तो मुझे इसी से कंपेयर करना होगा, सल्फर को सल्फर से ही कंपेयर करेंगे। तो यहां ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से, और आप देखिए ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे केवल तब जा सकता है जब ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज करे। तो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हमें पता लग गया कि यहां पर ऑक्सीडेशन H2S में, H2S का भी नहीं है, H2S वाले हाइड्रोजन सल्फाइड वाले सल्फर का है। इन द सेम फैशन अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड वाले सल्फर को देखूं तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से, और कंपेयर तो इसी से करना पड़ेगा, 0 पे गई है, तो +4 से 0 पे जाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होंगे, गेन करने होंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर जो है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो मुझे समझ में आ गया कि ये सल्फर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और ये सल्फर जो रिड्यूस हो रहा है वो क्यों। बाकी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तो कोई लेने देने नहीं है। तो मतलब वो जो हमारा ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। वी हैव टू सी ओनली द एक्सचेंज, इमेजिनरी और रियल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता लग गया। अब ये भी पता लग गया कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ये वाला सल्फर, इट मींस इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वाला सल्फर जो रिड्यूस हो रहा है इट बिकम्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें ये भी पता लग गया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। वी हैव दिस मोर इक्वेशन, वन मोर इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ओके, अब सेम उसी तरह से अप्लाई करते हैं। क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई।
ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 हो गई। हाइड्रोजन की अकॉर्डिंगली बिल्कुल वैसे ही +1, ऑक्सीजन की -2। धीरे धीरे आपको ये याद भी होती जाएंगी, आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। अगेन हाइड्रोजन बताइए क्या होगी, बिल्कुल ठीक +1। और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1। वैसे भी देख सकते हैं टोटल का 0 होना चाहिए -1। हाइड्रोजन अगेन बिल्कुल वैसे ही +1, ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड फॉर्म में -2 और ये क्लोरीन +1, क्योंकि टोटल 0 होना चाहिए, तो -2 है तो ये +2 होना चाहिए, इसलिए +1 हो गया। और हमने भी पीछे कैलकुलेट करके भी देखा था। अब जिन जिन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही उन्हें हटा दीजिए। हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, यूजलेस। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन -2, -2, ये भी यूजलेस, हटाएं। क्या बचा, क्लोरीन। क्लोरीन अपनी 0 एलिमेंटल स्टेट से, और देखिए यहां पर गया है -1 पे। बताइए क्या हुआ होगा, 0 से -1 पे जाने के लिए आपको नहीं लगता कि उसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा? और अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली रिडक्शन हो गया। और अगर मैं इस क्लोरीन को इस वाले क्लोरीन से कंपेयर करूं, ये वाले क्लोरीन से, तो बताइए क्या हो रहा है, 0 से और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, ये तब होगा जब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, लूज हो, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। माय गुडनेस, इसका मतलब यहां पर तो सेम एलिमेंट एक ही जगह से यही एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ये देखिए ये ऑक्सीडाइज हुआ, और यही एलिमेंट यहां पर क्या हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है। इसका मतलब सेम एलिमेंट क्या है, एक रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और सेम एलिमेंट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिडॉक्स के इस कॉन्सेप्ट से हमें कितनी और बहुत सारी चीजें समझ में आई। एक तो सारी रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जितने कंपाउंड्स लिखे होते हैं, उन्हें कंपाउंड फॉर्मेट में नहीं, एलिमेंट के फॉर्मेट पे हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट में ले जाना होता है। सो नाउ इट इज नॉट द कंपाउंड, इट इज द एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट्स विच आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये हमें समझ में आता है। जिस रिएक्शन में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, उस रिएक्शन के लिए खास नाम है तो रिडॉक्सी, लेकिन उसका एक खास नाम है, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन reaction. This type of reaction is known as disproportionation reaction. It is easy to identify when the same element undergoes oxidation reduction at the same time, then it is known as disproportionation reaction. तो इन दो रिएक्शन से मैंने आपको आपके उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को समझाया, एक एक एग्जांपल और लेके, एंड देन वी विल गो टू व्हाट, असाइनमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप इनमें से कोई सा भी एक सब्सटेंस उठा के, और अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। सपोज मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करता हूं, तो मैं यहां आपके सामने लिखता हूं कि सोडियम कार्बोनेट के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये कंपाउंड है, ठीक है ना, और न्यूट्रल है, तो इसके लिए टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, ये देखना है। कैलकुलेट आपको किसके लिए करना है, कार्बन के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या होती है, रूल क्या कहता है, +1, तो क्योंकि ये 2 है तो ये हो जाएगा +2, ये फिक्स हो गया। कार्बन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, इट विल बी x। ऑक्सीजन के लिए ये है, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ऑक्साइड माइनस, तो मैंने सीधे ही माइनस लगा दिया, -6। अब इसे कैलकुलेट करना आसान है, टोटल 0, एंड x विल बी व्हाट, ये तो हो गया -6, तो x विल बी व्हाट, +4। ओके, इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेके उस डिसप्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिएगा। मैं अलग से भी लिख रहा हूं, ये आई एम राइटिंग दिस इज Cl minus, this is chloride ion, okay, this is chlorine, this is hypochlorite ion, ये अपन ने स्टार्टिंग में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा। this is ClO2 minus chloride, this is ClO3 minus chlorate, and this is ClO4 minus perchlorate। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां क्लोरीन हर एक में, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्लोरीन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इंडिविजुअल सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जब आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी तो आपको ये देख के, इन सबकी हर एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन है जिसका सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, ओनली ऑक्सीडेशन। आपको अपने आप यह समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन है
जिसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। अपने आप सोचिएगा, ऑक्सीडेशन केवल तब पॉसिबल होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। रिडक्शन जिसका पॉसिबल है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। कौन है जो दोनों कर पाएगा, यानी जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो पाएगा। और कौन है, ठीक है ना, इन तीनों में से। तो ये जो आपके सामने सारी स्पीशीज लिखी है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्लोराइड है, ये क्लोरीन है, ये हाइपोक्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोरेट और ये परक्लोरेट। आपको सबकी ऑक्सीडेशन, हर एक में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, आपको इसमें से क्लोरीन की निकालनी है केवल। और जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन निकाल लेंगे तो आपको उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन है जिसका सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, यानी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज ही कर सकता है, जो गेन कर ही नहीं सकता। कौन है जो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, यानी जो गेन कर सकता है, जो लूज कर ही नहीं सकता। और कौन है जो दोनों कर सकता है। ये आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरा, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे होंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो नाम बदलते हैं, क्लोराइड, क्लोरीन, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट और परक्लोरेट, वो नाम बदलने के पीछे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो हमने एक बार फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में ये एप्लीकेशन है आपका, जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लें तो इन सब में से इसी तरह से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट कर लें, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसमें से भी आपको करके बता रहा हूं, ये पुरानी इक्वेशन है, ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे कैलकुलेशन की आदत है, इसलिए मैं इजीली आपके सामने बता सकता हूं कि इनमें से किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी। जैसे मैंगनीज विल बी, जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, +4, इट विल बी -2, दिस विल बी +1, दिस विल बी -1, this will be +2, this will be -1, this will be 0, this will be +1 and this will be -2। आया मजा, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही मजा आएगा, आप फटाफट करने शुरू कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन -2 हटाइए, -2 हटाइए, हाइड्रोजन +1 हटाइए, +1 हटाइए, ठीक है ना। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, देखिए मैंगनीज +4 से और जा रहा है +2, और क्लोरीन -1 से, यहां पर तो -1 ही है तो इसको तो लेने का मतलब नहीं है, कैंसिल कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक और क्लोरीन है क्योंकि हमारे पास, और क्लोरीन यहां -1 से जाती है 0, तो इसको तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको तो काउंट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि आपको रिएक्शन में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से, जैसे यहां ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ, आपको पता लग जाएगा कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर आप जो काम में नहीं आ रही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हटा देंगे जिनको, और फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है। जैसे यहां पर +4 से +2 ये इलेक्ट्रॉन गेन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन, यानी ये क्या है, रिड्यूस। और रिड्यूस होने का मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डेफिनेटली ये इससे रिवर्स हो जाएगा, अपने आप समझ सकते हैं। तो ये सब आप इसके लिए अप्लाई करें। मैं आपको अब चैलेंज करके ये कहता हूं, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, सर्टेन वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, आपको कोई भी अगर कोई केमिकल इक्वेशन देके पूछेगा कि इसमें रेडॉक्स कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है, नाउ इट विल बी very easy for you. Now it will be definitely very easy for you to identify. So this deserves a good smile, definitely. ठीक है, क्योंकि you have learned a good concept. ठीक है, तो I hope कि this NTSC lecture would have helped you a lot. So keep smiling the same way. Learn this, revise this concept, और इस concept को revise करने के बाद इस पूरे assignment को आज ही कर डालिए। जरूरत पड़ने पर आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख सकते हैं। दो एक चीजें आपको और करनी है, और वो अगर आप हमारा चैनल आज पहली बार देख रहे हैं तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल वाला नोटिफिकेशन वाला जो साइन होता है ना, ठीक है ना, उसको आपको बेल नोटिफिकेशन को हिट करना है ताकि आपको फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे वो मिलते रहें। ठीक है ना, काइंडली एडजस्ट विद माय हैंडराइटिंग, इट इज नॉट सो गुड। ठीक है ना, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपको कोई कमेंट लिखना हो जिसको आप कहना चाहते हैं वो कहें। अगर आपको लगता है आपको दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है तो आपको डेफिनेटली इसे शेयर करना। और सबसे आखिर में आपको हमारा चैनल लगातार देखते रहना है। ठीक है ना, सो कीप वॉचिंग आवर चैनल BT
EduWorld, क्योंकि अब आगे NTSC के बाकी क्लासेस के सब चीजों के लेक्चर्स आते रहेंगे. सो अल्टीमेटली कीप साइनिंग and keep loving our lectures and keep giving your love to us. Okay, so bye for now. See you with the next NTSC lecture. NTSC lecture अब लगातार आते रहेंगे, ठीक है? So see you very soon. Bye bye.